हाँ भाई, गुड इवनिंग, राधे राधे। दोस्तों 2100 प्रश्नों की जो है अपने सीरीज चल रही थी। कुछ प्रश्नों का सफर अपन ने तय कर लिया था और कुछ प्रश्नों का सफर जो है ना और बचा है, मतलब नहीं के बराबर सफर बचा है। मात्र 4 क्लासों का सफर और बचा है। उसके बाद में अपने 2100 के 2100 प्रश्न क्या हो जाएंगे दोस्तों, कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब आज की क्लास को यदि बाहर निकले तो 3 क्लास और बचेगी दोस्तों। 3 क्लास के बाद सारा का सारा मैटर क्या हो जाएगा, क्लियर। और मैं मानता हूं कि आपकी शिक्षण वीडियो जो है ना दोस्तों बहुत अच्छी हो गई होगी, ये भी मैं मानता हूँ। साथ ही साथ में आपको पता है दोस्तों एक दिक्कत बहुत भारी हो रही है ना, अभी भी बता रहा हूँ, लास्ट में बताऊंगा, बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे तब भी, कि आपको पता है कि लगभग पूरे हिंदुस्तान के अंदर या स्पेशली हमारे राजस्थान के अंतर्गत तो जो है ना लॉकडाउन लग गया है। हालांकि इसका नाम चेंज कर दिया है, अनुशासित पखवाड़ा रखा है, लेकिन इसका मतलब भी लॉकडाउन ही है, क्योंकि कुछ भी चीज़ें चालू नहीं है। पूरे की पूरी दुकानें बंद है, मार्केट पूरा का पूरा क्लोज है। साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि हमें कोचिंग तक नहीं आने दिया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि जहाँ पे मैं रिकॉर्ड करने आता हूँ वो रिकॉर्ड का स्टूडियो जो है ना मेरे घर से 15 किलोमीटर के आसपास दूर पड़ता है दोस्तों। तो 15 से 17 किलोमीटर का सफर तय करना अब बहुत भारी पड़ रहा है ना। रस्ते जगह जगह पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं, उनसे बहस करते हुए क्या करना पड़ता है, मुझे आगे आना पड़ता है दोस्तों। अब इनसे इतना उलझे कौन, कैसे बताएं उनको। बताता हूँ कि मेरी क्लासेस चल रही है, ये है, यूट्यूब वगैरह सब खोल करके बताता हूँ, लेकिन आपको पता है पुलिस केवल नेताओं की सुनती है, बाकी किसी की नहीं सुनती है ना। तो उनसे कितनी भी बहस कर लो कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करने आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने कमेंटमेंट कर रखा है कि मैं 2100 क्लासों तक ब्रेक नहीं करूँगा। तो जिससे भी छुप के सुबह शाम लेट फास्ट, जैसे भी, कभी रिकॉर्डेड आ रही है, कभी लाइव आ रही है, कुछ भी करके मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको है ना मैं 2100 प्रश्नों की क्लासेस तो पूरी करके दूंगा, ये बात तो तय है। 2100 प्रश्नों तक तो ब्रेक होगा नहीं। उसके बाद में थ्योरी की क्लासों में शायद समस्या आ सकती है, क्योंकि ये लॉकडाउन का यदि और स्ट्रिक्टनेस होगी तो शायद हमें नहीं जाने दे ना। गवर्नमेंट की सबसे बड़ी दिक्कत भी यही, शिक्षा व्यवस्था जहाँ पे निःशुल्क चल रहा है, जहाँ पे मैं अकेला रह के पढ़ाता हूँ ना, फिर भी इनको दिक्कत है कि वहाँ मत जाओ, वहाँ पे भी कोरोना फैल सकता है। मतलब पता नहीं इनकी साइकोलॉजी या मानसिकता क्या हो गई इन लोगों की, कि समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी मुझे बताया आप लोग एडजस्टमेंट कर लोगे इस चीज़ को लेकर के। मैं 2100 प्रश्न तो करवा ही रहा हूँ, लेकिन थ्योरी की क्लासेज जैसे जैसे समय मिलेगा, सुबह शाम जैसे भी रिकॉर्ड करके आगे ना हल्के फुल्के मैं आपको क्या करूँगा, उपलब्ध करवाते रहूँगा। आपका मैं जो है ना सफ़र जो है तैयारी का वो नहीं करूँगा। अब देखो ये तो प्रकृति की समस्याएं हैं, महामारी है, अपने आप के और मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आ गई है तो अब इसका समाधान या इसका सामना करना भी हमारा फर्ज बनता है दोस्तों। तो चलिए एक बार थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में इस विषय के ऊपर अपन और चर्चा करेंगे दोस्तों। पहले कुछ 1900 के आसपास अपन क्वेश्चन कर चुके थे दोस्तों। 1900 से आगे का सफर जो होगा अब अपन शुरू करेंगे, जो अपन 1900 से 50 तक का चलेगा दोस्तों। 41-41वीं अपनी क्लास है दोस्तों। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है आपको कि कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। यानी कि कक्षा के अंदर यदि आपको सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देना है, सामूहिक शिक्षा को यदि बढ़ावा देना है, सामाजिक शिक्षा को यदि आपको बढ़ावा देना है, तो उसके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, वो किस प्रकार की क्रिया करके एक प्रकार से सहकारी शिक्षा को बढ़ावा दे सकता है। तो ये कह रहा है दोस्तों, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दे, काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें, परियोजनाओं को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें, छात्रों को बहस और चर्चा में लगाएं। दोस्तों ये सहकारी शिक्षा की बात कर रहा है। किस शिक्षा की बात कर रहा है दोस्तों, सहकारी शिक्षा की बात कर रहा है। सहकारी शिक्षा का मतलब जहां पे सामाजिक तौर पर अधिक से अधिक लोग रहकर खुल करके बातचीत कर सके, उनका संप्रेषण बढ़े, अधिक से अधिक उनकी जो बातचीत है ना आगे जा सके। तो ये कह रहे हैं उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं देके, व्यक्तिगत परियोजनाओं के माध्यम से सहकारी शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। काम के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित कर देना। देखो छोटे समूह, सहकारिता का मतलब तो और समूहों को जोड़ना होता है, समूहों को तोड़ना नहीं होता, ये भी नहीं हो सकता। परियोजनाओं को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करने, ठीक है आप कई प्रकार के उनको स्रोत प्रदान कर दो, लेकिन सबसे बढ़िया काम जो रहेगा वो रहेगा छात्रों को बहस और चर्चा में लगाएं। यदि आपको सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देना है तो अधिक से अधिक बालकों को ऐसे कामों में लगाएं जहां पे बालक अधिक से अधिक बातचीत करें, अधिक से अधिक बहस का मतलब किसी विषय के ऊपर बहस करना, ऐसे निर्विषय के ऊपर नहीं दोस्तों। तो बहस के ऊपर कोई चर्चाएं करें, बातचीत करें, इस तरीके का यदि आप क्रियाकलाप करते हो तो सही होगा। तो इसका जो व्यवस्थित आंसर जो दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे अपन को क्या दिख रहा है, डी वाला जो होगा बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि छात्रों को बहस और चर्चा के कार्यों में हमें लगाना चाहिए। ये देखिए अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है।
आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे कोचिंग वाले तो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं दोस्तों, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनका स्टूडियो भी वहीं है, वो खुद रहते भी वहीं हैं और उनका कोचिंग संस्थान भी वहीं है, इसलिए उनको बाहर आ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए वो क्या करते हैं कि वहाँ पे आराम से क्लासेस ले लेते हैं। और बड़ी बड़ी कोचिंगों वालों के तो क्या होता है कि आपको पता है कि जो लोग फेमस होते हैं ना, उनकी तो ऑलरेडी इतनी मार्केट में जान पहचान होती है कि वो किसी भी प्रकार से अपना काम बना लेते हैं। अपन तो क्या है, सेवाभावी लोग हैं ना, इतना कुछ करें तो भी दिक्कत हो जाती है। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती हैं? ये कह रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी क्रिया हैं जो बालकों को स्वतंत्र चिंतन, खुल करके सोचने के लिए अवसर प्रदान करती है दोस्तों। तो ये कह रहा है वस्तुनिष्ठ परीक्षा, निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा, लघु उत्तरात्मक परीक्षा की परीक्षा या उपयुक्त सभी। देखिए, स्वतंत्र चिंतन का मतलब क्या होता है? जिसमें बालक खुल करके चिंतन करे, जिसमें बालक खुल करके सोचें। जब बालक खुल करके चिंतन करेगा, जब बालक खुल करके अपने भावों की अभिव्यक्ति देगा, तो ये क्रिया किस प्रश्नों के अंतर्गत आएगी? देखिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंतर्गत चिंतन की कोई बात नहीं होती है। ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा सब समझ पर आधारित होती है, उसके उत्तर आपको देने पड़ते हैं। निबंधात्मक प्रश्न और अति लघुतरात्मक प्रश्न पे उत्तर सही होगा। तो लघुतरात्मक से भी बड़ा भाग है दोस्तों निबंधात्मक प्रश्न। लघुतरात्मक भी चिंतन का कहीं न कहीं भाग रहता है, लेकिन सर्वाधिक चिंतन यदि वो कहीं करता है तो बालक कहां करेगा? आपके निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तरगत। तो यहां पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? आपका बी वाला जो होगा, बिल्कुल यहां पे सही उत्तर माना जाएगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपको कह रहा है, कैबिनेट द्वारा नवीन शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? दोस्तों, आपको पता है कि 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है, 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई है, इस 2020 की नई शिक्षा नीति ने क्या किया कि इससे भी पहले की बात करें तो इन्होंने क्या किया, इस मानव संसाधन मंत्रालय जो पहले शिक्षा व्यवस्था का कार्य संभालता था, मानव संसाधन मंत्रालय, तो भारत एवं मानव संसाधन मंत्रालय को वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया? बदल दिया गया। नाम बदलने का मतलब है उसको किसी और चीज के अंदर ऐड कर दिया गया। तो ये पूछ रहा है कि कैबिनेट द्वारा नवीन शिक्षा नीति के तहत जो 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई है उसके तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दोस्तों ये वही मानव विकास संसाधन मंत्रालय है जिसने सबसे पहले सीसीई के प्रारूप की, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रारूप की घोषणा करने में सीबीएसई बोर्ड का साथ दिया था। उसी मंत्रालय को वर्तमान में नाम बदलकर किसके साथ में ऐड कर दिया गया है दोस्तों? तो ये कह रहा है मानव शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा संसाधन मंत्रालय या मानव संसाधन मंत्रालय। मानव शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा संसाधन मंत्रालय या मानव संसाधन शिक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो काम किया गया था, कि याद रखना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, भारत एवं मानव संसाधन मंत्रालय को वर्तमान में 2020 की नई शिक्षा नीति के तहत बदलकर शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जोड़ दिया गया। दोस्तों आपसे पूछ लें कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भारत एवं मानव संसाधन मंत्रालय को किस नाम से परिवर्तन कर दिया गया है, किस में जोड़ दिया गया है दोस्तों? तो वो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जोड़ दिया गया है। यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? बे। ये मानव शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा संसाधन मंत्रालय या मानव संसाधन शिक्षा मंत्रालय नहीं होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? शिक्षा मंत्रालय बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये देखिए, एक प्रभावपूर्ण शिक्षण विधि का आधार है। यदि एक प्रभावपूर्ण शिक्षण विधि का आधार है, यदि आप कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हो तो एक शिक्षण विधि जो सर्वाधिक प्रभाव बच्चों के ऊपर छोड़ेगी, जो बालक के अंदर परिवर्तन सबसे अधिक लेकर के आएगी, इसका प्रमुख आधार क्या है? एक शिक्षण विधि कब प्रभावी बन सकती है? प्रभावी बनने के पीछे मुख्य आधार क्या है? पाठ्यक्रम, अध्यापक, छात्र, अनुभव एवं क्रियाएं। तो दोस्तों ध्यान रखना भाई, शिक्षण विधि को प्रभावी बनाने के लिए ये पाठ्यक्रम, अध्यापक, छात्र, ये सब बातें सही है ना, ये बातें भी अपनी जगह पे सही है। पाठ्यक्रम, अध्यापक और छात्र, इनके बगैर तो कभी भी ये शिक्षक के 3 मूल मंत्र कहे जाते दोस्तों, मूल तंत्र, जिनके द्वारा शिक्षण संभव ही नहीं है। पाठ्यक्रम, अध्यापक और छात्र, इन तीनों को होना शिक्षा के अंदर ये मेन संप्रत्यय कहलाते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि शिक्षण विधि का आधार जो सबसे ज्यादा शिक्षण विधि को प्रभावपूर्ण बना दे वह होती है आपकी अनुभव एवं क्रियाएं। अध्यापक के और बालकों का जो पाठ्यक्रम या जो विषय वस्तु पढ़ा रहे हो, उस विषय वस्तु को लेकर के अध्यापक और बालकों का अनुभव कितना है यह भी बहुत मायने रखता है। और साथ साथ में अध्यापक के द्वारा किस प्रकार की क्रिया की जा रही है उस शिक्षण विधि से रिलेटेड, वह भी बहुत मायने रखती है। तो ये कह रहा है कि एक प्रभावपूर्ण शिक्षण विधि का आधार है, तो दोस्तों एक प्रभावपूर्ण शिक्षण विधि का आधार है आपकी अनुभव एवं क्रियाएं। यहां पे जो सही उत्तर होगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? डी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। इतिहास विषय के
भारत के इतिहास का कोई विषय है, इतिहास सब्जेक्ट आप कोई पढ़ा रहे हो, उसके अंदर भारत के इतिहास पर भौगोलिक प्रभाव, ये पाठ का नाम है। आप इतिहास का कोई पाठ पढ़ा रहे हो, उसमें पाठ का नाम है भारत के इतिहास पर भौगोलिक प्रभाव। पाठ को पढ़ाने के लिए उपयुक्त विधि होगी। आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, आप इतिहास पढ़ा रहे हो, इतिहास पढ़ाते पढ़ाते आपके एक पाठ आया जिसका नाम है भारत के इतिहास पर भौगोलिक प्रभाव। क्या नाम है दोस्तों? भारत के इतिहास पर भौगोलिक प्रभाव। तो ये कह रहा है कि ये पाठ यदि आपको पढ़ाना है तो इनमें से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त रहेगी? दल शिक्षण, खोज विधि, समस्या समाधान विधि या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, भारत के इतिहास पर भौगोलिक प्रभाव, भारत के इतिहास पर किस किस प्रकार से भौगोलिक प्रभाव पड़े, तो ये समस्या समाधान विधि के द्वारा तो नहीं पढ़ाया जा सकता। अब इसमें आप खोज क्या करोगे दोस्तों? खोज विधि के द्वारा भी यह अध्ययन संभव नहीं है। अब दोनों को काट दिया तो बचता क्या है? अपना दल शिक्षण बचता है। और वास्तविकता में उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ज़्यादा सही नहीं है। सही उत्तर जो होगा यहाँ पे दल शिक्षण होगा, क्योंकि एक से अधिक टीचर मिलकर के वो यदि पढ़ाएंगे, क्योंकि भारत के इतिहास पर भौगोलिक प्रभाव, अब यहाँ पे इतिहास का टीचर भी चाहिए आपको और भूगोल का टीचर भी चाहिए, तब जाकर के इस टॉपिक को आप क्या कर सकते हो? क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो होगा दोस्तों वो क्या हो सकता है? दल शिक्षण बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि भौगोलिक और इतिहास के दोनों अध्यापक एक साथ में मिलकर के भारत के इतिहास पर भौगोलिक प्रभाव क्या क्या रहा, इनके ऊपर वो विचार करके कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपना सही उत्तर निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा दोस्तों? ए वाला जो उत्तर होगा बिल्कुल सही निकल जाएगा, दल शिक्षण। ये देखिए दोस्तों, अरे मैं भी थोड़ा फास्ट है ना, भागने की स्थिति में रहता हूँ, क्योंकि पता है 5 बजे से लेकर के सुबह की 6 बजे तक तो पूर्ण रूप से लॉकडाउन है और मैं आपकी क्लास ना उसके बावजूद ले रहा हूँ। मतलब सोच लो कि मुझे ये 10 से 12-15 किलोमीटर जो सफ़र है ना, अभी क्लास छूटने के बाद किस तरीके से तय करना पड़ेगा, है ना। दिक्कत है आपकी रीट वैक्सीन के चक्कर में ना, हाँ पुलिस वालों की अगर सट्टा गई तो मुझे वैक्सीन लेनी पड़ जाएगी महीने भर तक। जनसंख्या शिक्षा की विधि है, ये पूछ रहा है कि जनसंख्या शिक्षा की विधि है। जनसंख्या शिक्षा यदि बालकों को पढ़ानी है, कोई टॉपिक है जनसंख्या शिक्षा, जनसंख्या के ऊपर बालकों को या लोगों को शिक्षा देनी है, तो इसके लिए किसके द्वारा आप ये शिक्षा दे सकते हो? ये कह रहा है परिवार कल्याण कार्यक्रम के द्वारा, श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा, मौन शिक्षा के द्वारा या उपयुक्त सभी। देखिए, परिवार कल्याण कार्यक्रम चला करके भी आप लोगों को जनसंख्या की शिक्षा दे सकते हो कि जनसंख्या बढ़ने से क्या नुकसान है और जनसंख्या नियंत्रण क्यों आवश्यक है। श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा भी आप ये चीजें, बहुत सारे आप टीवी पर ऐड देते हो जनसंख्या नियंत्रण के, आते भी हैं। बहुत सारे लोग तो आरोप भी लगा रहे कि यार जो वर्तमान में जो कोरोना जो बीमारी है ये ना, इसके पीछे भी सरकार का कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण का प्लान है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, ये संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं ना। मौन शिक्षा द्वारा, है ना, आप मौन शिक्षा के द्वारा भी दे सकते हो, कोई साइलेंट स्टडी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखो, ये भले आपको कम समझ में लग रहा हो, लेकिन ये दोनों यदि बारी खाएं, दोनों के द्वारा दी जा सकती ना, तो सही उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका उपयुक्त सभी जो होगा वह उत्तर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, डी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, शिक्षण में सहायक सामग्री के प्रयोग का प्रमुख कारण है। एक शिक्षण आप करवा रहे हो, उसमें सहायक सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है, सहायक सामग्री का प्रयोग करने के पीछे क्या कारण है, टीचिंग एड के क्या फायदे हैं। तो ये कह रहा है कि शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग का प्रमुख कारण क्या है? विषय वस्तु को सरल बनाना, विषय वस्तु को रोचक बनाना, विषय वस्तु को बोधगम्य बनाना, विषय वस्तु को सरल, रोचक, स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाना। देखिए यहाँ पे भी विषय वस्तु को सरल बनाना भी दे रखा है, यहाँ पे रोचक बनाना, यहाँ पे बोधगम्य बनाना। यहाँ सरल, रोचक, बोधगम्य अलग अलग दे रखा है, और ये यहाँ पे देखो सरल भी दे रखा है, रोचक भी दे रखा है और बोधगम्य भी दे रखा है, तीनों एक साथ दे रखा है। इन तीनों का वैसे भी मिला हुआ ऑप्शन कौन सा है आपका? चौथा वाला है। तो यहाँ पे अपने आप ही आप क्या करो, चौथे वाले को सही कर दो, वो वैसे भी सही चला जाएगा, क्योंकि इन तीनों का समावेश इस चौथे वाले ऑप्शन के अंदर ऑलरेडी है। यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखे ना, सी 2 बार आ गए, यहाँ पे डी आएगा। तो ए बी सी डी, और इसमें जो सही होगा वो भी क्या हो जाएगा आपका? डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है वैसे। तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयुक्त है। तुलनात्मक अध्ययन, यदि आपको किसी विषय के अंदर तुलना करनी है, किसी चीज के अंदर अंतर करके समझाना है कि ये इसका ग्राफ ये है, इसका ग्राफ ये, इसका लेवल ये था, इसका लेवल ये था, दोनों चीजों के अंदर ही आपको तुलना करनी है, तो तुलनात्मक अध्ययन के लिए इनमें से क्या चीज उपयोगी रहेगी? मानचित्र, चित्र, ग्राफ या सभी? दोस्तों देखिए, मानचित्र के द्वारा तो 100% तुलना की जाती है, क्योंकि आप लोग पढ़ते भी हो कि भूगोल विषय के अंदर जो सर्वाधिक तुलना का जो मेन
स्तंभ हैं वो क्या है आपका मानचित्र है। उसके बाद में चित्र के द्वारा तुलना बिल्कुल संभव है, दो अलग अलग प्रकार के चित्र बने होंगे उसमें भी देख कर सकते हैं। ग्राफ जो होता है, ये देखो आप पढ़ते हो ना, ये ग्राफ जा रहा है, ये ग्राफ कितना गिरा है, ये मई में यहाँ तक इतना चढ़ा था, अप्रैल में इतना गिर गया है, ये क्या है, ये कोरोना का ग्राफ होता है ना, पहले ग्राफ ये था, अब ग्राफ इतना हो गया, अब लेवल आ गया। इस ग्राफ के द्वारा भी हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो ये मानचित्र, चित्र और ग्राफ, ये सभी प्रकार से आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो, बिल्कुल संभव है। यहाँ पे भी जो सही उत्तर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, डी वाला जो उत्तर होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए, कक्षा में सहायक सामग्री का उपयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु हैं। ये कह रहा है कि यदि आप कक्षा के अंदर टीचिंग एड का प्रयोग कर रहे हो, कक्षा के अंदर यदि आप सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हो, तो सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय आपको किसका ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये कह रहा है कि मुख्य ध्यान रखने योग्य बिंदु है, इनमें से किस बिंदु का आपको ध्यान रखना है। देखिए, सहायक सामग्री पूरे समय तक प्रदर्शित की जाए, सहायक सामग्री निर्धारित समय पर दिखाकर हटा ली जाए, सहायक सामग्री प्रकरण से संबंधित हो, सहायक सामग्री सुंदर हो। देखिए, पहले ऐसे ऑप्शंस के अंदर आपको ऐसा, जब भी आपके सामने प्रश्न खड़ा होगा तो इसमें आपको ऑप्शन काटना सबसे बड़ी आपकी दिक्कत हो जाएगी ऐसे में, क्योंकि जब सारे सही लगते हो सबसे पहले वाले को काटो। सहायक सामग्री पूरे समय तक प्रदर्शित की जाए, कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, पूरे समय तक सहायक सामग्री कभी भी बच्चों के सामने नहीं रखनी चाहिए। सहायक सामग्री का प्रयोग करते ही सहायक सामग्री को बालकों के सामने से हटा देनी चाहिए। तो ये तो सही नहीं हो सकता, इसको तो पहले ही काट दो। सहायक सामग्री निर्धारित समय पर दिखाकर हटा दी जाए। देखो, निर्धारित समय पर दिखाकर हटा ली जाए, निर्धारित समय नहीं है दोस्तों, है ना, ऐसा नहीं है कि 2 मिनट 5 मिनट के लिए नहीं। सहायक सामग्री आप तब आपको दिखानी है जब जब उस सहायक सामग्री का प्रयोग उस पाठ के अंतर्गत आता है ना। उस सहायक सामग्री को 5 बार भी दिखाना पड़ सकता है, आपको 1 बार भी दिखाना पड़ सकता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका प्रकरण कैसा है और कैसा नहीं। ये कह रहा है कि निर्धारित समय पर दिखाकर हटा ली जाए। नहीं, ये बिल्कुल सही है कि एक निश्चित समय तक रखना चाहिए। निर्धारित समय नहीं होता दोस्तों, जब तक आपको जितना सहायक सामग्री के बारे में प्रकरण को पढ़ाना है, प्रकरण को जितना उस सहायक सामग्री के माध्यम से समझाना है, उतना समझाने के बाद में उस सहायक सामग्री को हटा देना चाहिए। तो ये भी नहीं होने के चांस बचते हैं दोस्तों। सहायक सामग्री प्रकरण से संबंधित हो, ये तो बिल्कुल सही है। सहायक सामग्री सुंदर हो, हाँ ये भी जरूरी है, सहायक सामग्री सुंदर होनी चाहिए, दिखने में अच्छी होनी चाहिए, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे जो सही होगी वो क्या हो जाएगी, सहायक सामग्री प्रकरण से संबंधित हो। क्या सही उत्तर होगा यहाँ पे, सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए, आपके प्रकरण से संबंधित होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी वाला उत्तर बिल्कुल अपने क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये तीनों गलत रहेंगे। सहायक सामग्री पूरे समय तक प्रदर्शित की जाए, यहाँ ABD वाला यहाँ पे नहीं होगा। सी वाला जो होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न, ये क्या कह रहा है, बालकों के हस्त कौशल का विकास किया जा सकता है। बालकों के हस्त कौशल का विकास किसके द्वारा किया जा सकता है, ये पूछ रहा है। तो ये कह रहा है कि भाई प्रतिरूप द्वारा, मानचित्र द्वारा, चित्र द्वारा या उपयुक्त सभी। किसके लिए पूछ रहा है भाई, हस्त कौशल का विकास। हस्त कौशल का मतलब क्या होता है कि जिसमें बालक हाथ से कोई चीज बनाए, हस्त कौशल का विकास करना है आपको। किसका विकास करना है भाई, हस्त कौशल का। तो ये कह रहा है बालकों में हस्त कौशल का विकास किया जा सकता है प्रतिरूप द्वारा, मानचित्र द्वारा, चित्र द्वारा या उपयुक्त सभी। देखो, प्रतिरूप बना करके बालकों का हस्त विकास होगा कि नहीं होगा, प्रतिरूप बना करके 100% होगा दोस्तों। कोई बड़ी चीज है उसका वैसा का वैसा रूप बनाना क्या कहलाता है, प्रतिरूप बनाना। जैसे मान लीजिए कि आप कोई बड़ा मटका का, ये बालक घर के अंदर छोटा मटका, ये क्या है, प्रतिरूप बना रहा है, तो उसके हस्त कौशल का विकास होगा कि नहीं होगा। बचपन में आपने खेतों के अंदर, जब बारिश नई हो जाती थी, खेतों के अंदर काम करना शुरू होता था, तो मिट्टी गिल्ली रहती थी, तो उस गिल्ली मिट्टी में आपने मकान बनाए होंगे, उस गिल्ली मिट्टी में कच्चे घर बना करके रहे होंगे। ये कच्चे घर बनाना क्या कहलाता है, आपका प्रतिरूप ही तो कहलाता है। बनाए होंगे ना आप, कई बर्तन बनाए होंगे आपने, खेले होंगे। ये प्रतिरूप बनाना क्या है, एक प्रकार हस्त कौशल का क्या होता है दोस्तों, विकास होता है। मानचित्र द्वारा, बिल्कुल मानचित्र आप बनाओगे, भारत का नक्शा वगैरह बनाते तो 100% आपका हस्त कौशल जो है बिल्कुल अच्छा होगा। चित्र द्वारा, भाई चित्र के द्वारा तो हस्त कौशल अच्छा होगा, पेंटिंग बनाओगे तो आपका हाथ का कौशल बढ़ेगा, ये तो बिल्कुल सही है। तो ये उपयुक्त सभी, इसका आंसर बिल्कुल सही होगा दोस्तों। हस्त कौशल का विकास प्रतिरूप, मानचित्र और चित्र तीनों के द्वारा किया जा सकता है, डी बिल्कुल सही आंसर है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया, बालकों के मानसिक कौशल का उपयुक्त स्थल होता है। बालकों के मानसिक कौशल का उपयुक्त स्थल होता है
विद्यालय, पड़ोस, परिवार या समाज। ये कह रहा है कि बालकों को वह स्थान जहाँ पे बालकों का मानसिक विकास सर्वाधिक हो। कहाँ पे बालकों का मानसिक विकास होता है? देखिए समाज, परिवार, पड़ोस, ठीक है, यहाँ पर भी बच्चा कुछ न कुछ सीखता है, ये अपनी जगह पे सही है, लेकिन बालक सर्वाधिक तर्क, चिंतन, मनन जैसे जो काम करता है वो कहाँ करता है? विद्यालय में जाने के बाद में करता है दोस्तों। क्योंकि बालक के मानसिक के ऊपर जो सबसे ज़्यादा मानसिक यानी दिमाग के ऊपर सर्वाधिक बल यदि कहाँ दिया जाता है तो वो दिया जाता है विद्यालय के अंदर। क्योंकि विद्यालय के अंदर बहुत से अधिक अलग अलग प्रकार के विषय होते हैं, उन विषयों को भी पढ़ना पड़ता है, कई प्रकार की क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं को भी करना पड़ता है। तो बालकों का मानसिक कौशल का जो उपयुक्त स्थल माना गया ना दोस्तों, वो कौन सा माना गया आपका? विद्यालय। बिल्कुल यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, ए जो होगा बिल्कुल यहाँ का सही उत्तर होगा दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में बालकों के कौशल का विकास किया जाता है। ये कह रहा है सामाजिक अध्ययन यदि आप बालकों को पढ़ा रहे हो, सामाजिक अध्ययन की यदि शिक्षण करवा रहे हो, तो इनमें से किस कौशल का विकास सर्वाधिक किया जाता है? किस कौशल का विकास जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? सर्वाधिक हो सकता है। निरीक्षण, विश्लेषण, संश्लेषण या उपयुक्त सभी। तो सामाजिक अध्ययन में बालकों के कौशल का विकास किया जाता है। तो दोस्तों देखो सामाजिक अध्ययन में निरीक्षण भी होता है, बिना निरीक्षण के सामाजिक अध्ययन को नहीं पढ़ा जा सकता। विश्लेषण और संश्लेषण, भाई सामाजिक अध्ययन में कई ऐसे भाग होते हैं जिनको जोड़ जोड़ करके पढ़ना पड़ता है, कई ऐसे भाग होते हैं जिनको टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके पढ़ना पड़ता है। तो विश्लेषण और संश्लेषण की दोनों क्रिया भी इसके अंतर्गत होती है। तो यहाँ पे भी जो सही उत्तर निकलेगा वो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों? डी वाला जो होगा बिल्कुल सही उत्तर निकल जाएगा, उपयुक्त सभी। देखो ये कह रहा है कि हस्त कौशल के विकास से बालकों में विकास होता है। यदि बालक आप हस्त कौशल का विकास कर रहे हो, हाथ से क्रिया करवाने का किसी चीज का यदि विकास कर रहे हो, तो हस्त कौशल के विकास से बालकों में किस चीज का विकास होगा? निर्माण सुख का, जीविकोपार्जन का, रुचि का या उपयुक्त सभी का। देखिए आप यदि हस्त कौशल का विकास हो रहा है, कोई चीज अपने हाथ से बना रहे हैं, निर्माण सुख का, उसको बनाने के बाद में आपको खुशी की अनुभूति होती है, यह तो बिल्कुल सही है। क्योंकि हस्त कौशल पे जैसे मैंने आपको बाकी मिट्टी के आप घर बना रहे हो, मिट्टी के यदि आप घर बनाते हो तो बनाने के बाद में आपको क्या होता है भाई, बन जाएगा तो खुशी तो महसूस होगी, 100% होगी। तो निर्माण के बाद में सुख की अनुभूति होती है, ये तो बिल्कुल सही है। तो हस्त कौशल के विकास में बालकों का विकास होता है निर्माण सुख का, यानी बनने के बाद में खुशी का, बिल्कुल ये तो सही है। जीविकोपार्जन का, बिल्कुल यह भी सही है। यदि आप हस्त कौशल के अंदर यदि आप प्रवीण हो गए, मान लीजिए कि आपको अच्छी पेंटिंग बनाना आ गया, तो जायज है उस अच्छी पेंटिंग के माध्यम से आप जीवन में एक अपने जीविकोपार्जन के लिए कमाई का जरिया उसको बना सकते हो, अपने इनकम का जरिया भी उसको बना सकते हो। तो ये भी बिल्कुल सही है ना, हस्त कौशल के द्वारा पेंटिंग हो गई, कई भी प्रकार की क्रियाकलाप हो गई, वो इसके द्वारा सीख सकते हैं। रुचि, बिल्कुल इंटरेस्ट तो होता है। इन तीनों का विकास भी दोस्तों हस्त कौशल के विकास के साथ में होता है। यहाँ पे भी जो सही उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा आपका? डी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप भी देख रहे होंगे गुरु जी आज सारे उपयुक्त सभी वाले लेकर के आए। अरे बहुत सिलेक्टेड प्रश्न करवाए हैं मैंने ना, आप समझ भी नहीं सकते हो कि इन प्रश्नों को कलेक्ट करने में मुझे कितनी मेहनत लगी होगी। एक विषय के ऊपर 2100 प्रश्न करवाना है ना, अरे बाकी विषय में कराया जा सकता है, संस्कृत, हिंदी, सामाजिक में करवाना 2100 प्रश्न में कोई बड़ी बात नहीं है ना। क्योंकि मान लो कि हिंदी में करवाना है तो संधि के ऊपर 1000 प्रश्न बन जाएंगे, कोई दिक्कत भी नहीं होती है। लेकिन शिक्षण विधियों में 2100 प्रश्नों को सिलेक्ट करना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों, है ना। क्योंकि सिलेक्टेड कंटेंट होता है, कुछ नहीं होता। संधि में तो क्या है, 20 उदाहरण लेंगे तो 20 प्रश्न बन जाएंगे। यहाँ पर तो उदाहरण भी नहीं ले सकते हैं अपन, कंटेंट टू कंटेंट चलना पड़ता है। प्रत्यक्ष अनुभव के लिए महत्वपूर्ण क्रिया है। प्रत्यक्ष अनुभव यानी कि ऐसी कौन सी क्रिया है जिसमें आपको, प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब होता है जिसमें आपको प्रत्यक्ष अनुभव हो, जहां पे आप खुद करके कर रहे हो। तो ये कह रहा है प्रत्यक्ष अनुभव के लिए महत्वपूर्ण क्रिया, इनमें से कौन सी क्रिया है जिसमें बालक को प्रत्यक्ष अनुभव हो गया? दोस्तों प्रत्यक्ष अनुभव वही होगा जहां बालक स्वयं करके सीखेगा। तो यहां पे पता लगाओ कि बालक कहां पे स्वयं करके सीख रहा है। पुस्तकों का पठन, भ्रमण के लिए जाना, उच्च मानसिक क्रिया या सहायक सामग्री का अभाव। इस सहायक सामग्री के अभाव को पहले से काट दो और पुस्तकों के पठन को भी काट दो, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव वहां पे भी नहीं होता। उच्च मानसिक क्रियाओं के द्वारा भी इतना नहीं होता। ये कह रहा है भ्रमण के लिए जाना, मैंने कहा ना प्रत्यक्ष अनुभव वही होगा जहां बालक स्वयं करके सीखेगा। अब देखिए भ्रमण के लिए जा रहा है तो बालक स्वयं कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्वयं देखेगा कि नहीं देखेगा, यहाँ पे इसको क्या होगा, प्रत्यक्ष अनुभव होगा। तो प्रत्यक्ष अनुभव के लिए महत्वपूर्ण क्रिया है तो कौन सी हो जाएगी आपके? भ्रमण के लिए जाना। ये लीजिए आपका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? बी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए समाज उपयोगी उत्पादन कार्य शिविर में आप, देखिए बहुत बड़ा प्रश्न, इसको समझिए। ये कह रहा है समाज उपयोगी उत्पादन कार्य शिविर में आप सड़क निर्माण कार्य में बालकों को लगाते हैं।
सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण की दृष्टि से बालकों में जिस सामाजिक मूल्य का विकास की संभावना है वह है। पहले प्रश्न को समझिए। देखिए 2 से 4 लाइन का जब भी प्रश्न आ जाए उसको टुकड़ों में समझना है, पूरे प्रश्न को एक साथ मत समझना, वो समझ में भी नहीं आएगा। देखिए समाज उपयोगी उत्पादन कार्य शिविर में आप, देखिए ये कोई समाज, ये कोई शिविर चल रहा है, वो शिविर कैसा है आपका, समाज उपयोगी उत्पादन। वहाँ पे कुछ ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जो समाज के लिए उपयोगी हो। शिविर में, ऐसे शिविर में आप सड़क निर्माण कार्य में बालकों को लगाते हैं। ये कोई शिविर चल रहा है जिसमें एक काम ये भी हो रहा है कि सड़क का निर्माण हो रहा है, आप अपने विद्यालय के बालकों को उस सड़क निर्माण कार्य में लगा देते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण की दृष्टि से, यदि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण की दृष्टि से देखें तो बालकों में जिस सामाजिक मूल्य के विकास की संभावना है वह है, मतलब एक प्रकार के सामाजिक उत्पादन का कोई शिविर चल रहा है जिसमें आपने अपने बालकों को सड़क निर्माण कार्य में लगा दिया। तो सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो बालकों में किस गुण, इसमें से किस गुण के बढ़ने की संभावना अधिक है दोस्तों। ये कह रहा है सहयोग की भावना, कर्तव्य की परायणता, स्वावलंबन की भावना या श्रम निष्ठा की भावना। देखिए श्रम निष्ठा की भावना भी आ सकती है कि श्रम के प्रति अपने को कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है किसकी संभावना अधिक है, इसकी संभावना इतनी अधिक नहीं है। जरूरी नहीं है कि बच्चे मन लगा करके उस सड़क निर्माण में अपना योगदान देंगे। स्वावलंबन की भावना ठीक है, इतना अच्छा नहीं है। कर्तव्य की परायणता इनके बालकों के मन में आएगी, नहीं आएगी। आपने लगवाया है, बच्चे अपनी मर्जी से नहीं लगे, ये नहीं। यहाँ पे जो बालकों के अंदर जो विकास होगा वो कौन सा होगा, सहयोग की भावना का होगा, क्योंकि सड़क का निर्माण का कार्य चल रहा है। आपने क्या कहा कि इनमें मजदूर कम है या इनसे हैंडल नहीं हो रहा है, आप जाइए 2-4 बच्चे इनकी हेल्प कीजिए। तो बालक के अंदर कौन सी भावना का विकास हुआ, सहयोग की भावना का विकास हुआ ना। तो ऐसे कामों के लिए बालकों में कौन सी भावना का विकास होगा, सहयोग की भावना का विकास होगा। ये जो होगा यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आवाज की दिक्कत अभी भी रह रही होगी दोस्तों, है ना। सामुदायिक स्रोत हैं, ये क्या कह रहा है, सामुदायिक स्रोत हैं। इनमें से कौन सा स्रोत है जो सामुदायिक है, उपयुक्त सभी पहले आ गए, मतलब ये कहीं ना कहीं एमपीटेट में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। सार्वजनिक पुस्तकालय पंचायत, दोस्तों एक मैं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था इनमें समझाने की, इसमें ना मुझे, चलो मैं लास्ट में बात करूंगा इस टॉपिक के ऊपर, बने रहना आप मेरे साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी। सामुदायिक स्रोत हैं उपयुक्त सभी, सार्वजनिक पुस्तकालय, पंचायत डाकघर, प्राथमिक पंचायत डाकघर, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, संग्रहालय व चिड़ियाघर। देखो सामुदायिक स्रोत है, संग्रहालय और चिड़ियाघर भी एक प्रकार का सामुदायिक स्रोत है, बिल्कुल सही है। पंचायत डाकघर, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, ये तो सारे के सारे क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे। सार्वजनिक पुस्तकालय भी, ये सारे के सारे सामुदायिक स्रोत है दोस्तों। यहाँ पे ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी है लेकिन यहाँ पे क्या सही है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। अभिवृत्तियां वह नहीं है, वह क्या बोला ना, अभिवृत्तियां व अभिरुचियां मनुष्य की जिस क्रियावृत्ति पर, मनुष्य की जिस क्रियावृत्ति का उपयोग है वह है कौशलात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक या आध्यात्मिक। ये कह रहा है अभिरुचि और अभिवृत्ति, कौन सी बात कर रहा है दोस्तों, अभिवृत्ति और अभिरुचि मनुष्य की जिस क्रियावृत्ति का उपयोग है, इसमें से किसके ऊपर निर्भर करती हैं आपकी अभिवृत्ति और अभिरुचि। अभिवृत्ति का मतलब मैंने पहले आपको बता रखा है दोस्तों, अभिवृत्ति का मतलब होता है दृष्टिकोण, आपके विचार। अभिरुचि का मतलब जो सामान्य भाषा में जिसे हम रुचि कहते हैं, मनोविज्ञान की भाषा में हम उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अभिरुचि कहेंगे। इन दोनों की बात करें दोस्तों तो पहले अभिरुचि आती है, उसके बाद में अभिवृत्ति आती है। जैसा आपका इंटरेस्ट होगा वैसा ही आपका क्या होगा दोस्तों, दृष्टिकोण होगा। तो ये इंटरेस्ट और दृष्टिकोण मानव के किस स्किल से जुड़ा हुआ है, तो ये कह रहा है कौशल से, भावनात्मक से, संज्ञानात्मक से या आध्यात्मिक। देखो ये आध्यात्मिक तो नहीं है, ये ज्ञानात्मक भी नहीं है। अभिरुचि और अभिवृत्ति हालांकि ज्ञान के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन आपका इंटरेस्ट किसमें होगा ये ज्ञान के ऊपर निर्भर नहीं करता है। आपका जिसमें इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर ज्ञान निर्भर करता है, ये भी नहीं होगा। भावात्मक के चांस बनते हैं, कौशलात्मक तो 100% नहीं है, ये किसी प्रकार का कौशल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही उत्तर निकल रहा है वो कौन सा निकल रहा है, आपका भावात्मक, बिल्कुल सही है। अभिरुचि और अभिवृत्ति ये दोनों मानव के भावात्मक पक्ष के ऊपर निर्भर करती है। बी जो होगा इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, बी वाला उत्तर बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न भी अच्छा है। छात्रों में समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जनजीवन के प्रति सौंदर्य बोध उत्पन्न करने के साधनों में से एक है। ये कह रहा है कि भाई इनमें से
छात्रों में समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जनजीवन के प्रति सौंदर्य बोध उत्पन्न करने के साधनों में से एक है। इनमें से ऐसा कौन सा साधन है जो छात्रों में समुदाय के प्रति, सामाजिक, सांस्कृतिक और जनजीवन के बारे में विचार रख सकते हैं, जनजीवन के बारे में, सौंदर्य बोध के बारे में पता चल सकता है कि क्या इनकी सुंदरता कितनी है, इनके प्रति आपका विचार कैसा है, इनके बारे में आप क्या सोचते हो, इस चीज का पता आपको किसके द्वारा चल जाएगा। ये कह रहा है कि भाई चलचित्र प्रदर्शन के द्वारा, क्या आप टेलीविजन को देखते हो, उससे इस चीज का पता लगता है? नहीं दोस्तों, चलचित्र नहीं। ऐतिहासिक सर्वेक्षण भी इसका नहीं हो सकता दोस्तों। पर्यटन में कभी भी जनजीवन का पता नहीं। सामुदायिक सर्वेक्षण, जब तक आप सामुदायिक सर्वेक्षण नहीं करोगे तब तक समुदाय के सामाजिक, उसकी संस्कृति, उनके जनजीवन के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसके लिए जो सर्वाधिक सबसे जो साधनों में से एक है वो क्या है आपका? सामुदायिक सर्वेक्षण। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे सामुदायिक सर्वेक्षण जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर माना जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, विद्यालय को समाज का एक ही रूप देने के लिए आवश्यक है कि हम, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि विद्यालय को समाज का एक ही रूप देने के लिए आवश्यक है। ये कह रहा है कि विद्यालय को भी समाज, विद्यालय और समाज का दोनों का एक रूप यदि आपको देना है कि समाज ही विद्यालय और विद्यालय भी समाज है, यदि आप चाहते हो कि विद्यालय को भी समाज का एक ही रूप दे दिया जाए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? छात्रों को समुदाय के पास ले जाएं, छात्रों को वातावरण के पास ले जाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराएं, या उपयुक्त सभी। दोस्तों देखो यहाँ पे यदि अपन बात करें, देखो छात्रों को समुदाय के पास ले जाएं, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक आप समुदाय के पास नहीं ले जाओगे तब तक बालक के अंदर समाज की भावना विकसित नहीं होगी, ये भी सही है। छात्रों को वातावरण के पास में ले जाएं, बिल्कुल आपको ऐसे वातावरण क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे बालक के अंदर समुदाय भावना का विकास हो। सामाजिक एवं सांस्कृतिक सर्वेक्षण, ये तो बिल्कुल जरूरी है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही उत्तर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा दोस्तों? डी वाला उत्तर बिल्कुल आपको सही निकल जाएगा। ये तीनों की तीनों जो बातें हैं ये विद्यालय को एक समाज का रूप देने के लिए जरूरी है। उपयुक्त सभी जो होगा यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है सामाजिक मूल्यों के विकास में सबसे अधिक प्रभाव हो सकता है। ये कह रहा है कि सामाजिक मूल्यों का यदि विकास करना है तो सामाजिक मूल्यों के विकास में सर्वाधिक प्रभाव किसका होता है? इनमें से किसका प्रभाव सर्वाधिक होगा दोस्तों? गणित का, सामाजिक विज्ञान का, अंग्रेजी का, या उपयुक्त सभी का? तो दोस्तों मैं बता दूं भाई, गणित ठीक है, गणित और अंग्रेजी विषय भी ठीक है, लेकिन ये किसकी बात कर रहा है? सामाजिक मूल्यों की बात कर रहा है दोस्तों। तो सामाजिक मूल्यों का जो विकास होता है वो किसके द्वारा होता है? सामाजिक विज्ञान के द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर निकलेगा वो क्या निकलेगा दोस्तों? आपका बी वाला उत्तर बिल्कुल सही निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? बी वाला जो उत्तर होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। ये लीजिए आपका प्रश्न अगला, आप अपने छात्र को अन्य देशों के लिए टिकट संग्रह के लिए एवं पत्र मित्र बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस व्यवहार से जिस उद्देश्य की पूर्ति संभव है वह है। ये कह रहा है कि आप अपने छात्र को अन्य देशों के लिए टिकट संग्रह के लिए एवं पत्र मित्र बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस व्यवहार में जिस उद्देश्य की पूर्ति संभव है वह है। ये कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो? बालकों को, छात्रों को दूसरे देशों के टिकट संग्रहण के लिए बता रहे हो कि अन्य देशों के टिकट संग्रह करके पत्र मित्र लिखो, उनमें मित्रवत व्यवहार करो। तो इसमें से किस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? ये जो क्रिया कर रहे हो आप, इनमें से किसकी पूर्ति इसके अंतर्गत हो रही है? प्रजातंत्रात्मक, उत्तम नागरिकता, धार्मिक सहिष्णुता, या अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों? तो यहाँ पे देखो अन्य देशों के टिकट की बात कर रही है, तो सिंपल सी बात है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। दूसरे के देशों के टिकट को अगर इकट्ठा कर रहा है, संग्रहण कर रहा है, इसमें से कौन सी प्रवृत्ति का विकास हो रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास हो रहा है। दूसरे देशों के साथ में भी अपने संबंध अच्छे बने, वो भावना का विकास हो रहा है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो भी क्या हो जाएगा? आपका डी वाला जो उत्तर होगा यहाँ पे भी क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए अगला प्रश्न, विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना के विकास की प्रक्रिया है। ये कह रहा है कि विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना के विकास की प्रक्रिया है। विद्यालय के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बंधन, अंतर्राष्ट्रीय लोगों के साथ बंधुत्व की भावना के विकास की प्रक्रिया कौन सी है भाई? सह शैक्षिक प्रकृतियों द्वारा, पाठ्यक्रम के द्वारा, कक्षा शिक्षण के विशेष अवसर, या सबके द्वारा? कि इनमें से किसके द्वारा बालकों में अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना का विकास हो सकता है? देखिए सह शैक्षिक प्रवृत्तियों द्वारा बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि आप क्या करते हो कि बालकों को ऐसी सहशैक्षिक क्रिया करवाते हो, जैसे अभी जस्ट पहले वाला प्रश्न था कि दूसरे
देशों के टिकटों को इकट्ठा करना, ये एक प्रकार की क्या है, सशैक्षिक क्रिया है। ऐसे क्रियाकलाप के द्वारा लोगों को बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना का विकास हो सकता है, ये तो बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम के द्वारा भी संभव है, क्योंकि पाठ्यक्रम में आप क्या करोगे, पूरे विश्व का एक साथ में मैटर डालो, विश्व का एक साथ कंटेंट जोड़ करके पढ़ाओ, तो जाहिर सी बात है अंतर्राष्ट्रीय भावना की, बंधुत्व की भावना का विकास होगा, ये तो बिल्कुल सही है। कक्षा शिक्षण के विशेष अवसर, ये दोनों सही है, तो ये तीसरा वाला अपने आप में भी सही निकलेगा दोस्तों। कक्षा शिक्षण के विशेष अवसर, यानी कक्षा शिक्षण में विशेष अवसर देने का मतलब ये होगी, ये कह रहा है कि कक्षा के अंतर्गत विशेष शिक्षण कराया जाए, किसका, अंतर्राष्ट्रीय चीजों का, तो शिक्षण में विशेष अवसर दिया जाए, उसके लिए भी आपके अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना का विकास होगा। यहां पे भी जो सही होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ए वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी पाठ योजना में प्रस्तावना के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या प्रश्न कह रहा है आपको, पाठ योजना के अंदर प्रस्तावना के प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्रों की जागरूकता के लिए, पाठ का पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए, पाठ के संबंध में नई जानकारी देने के लिए, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए। तो ये कह रहा है पाठ योजना में प्रस्तावना के प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्रों की जागरूकता के लिए, देखो सही हो सकता है ये भी, पाठ का पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाठ में संबंध में नई जानकारी देने के लिए ये नहीं हो सकता दोस्तों। छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए यह भी नहीं। इन दोनों में से देखो जागरूकता के लिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा बालकों का व्यवहार आयोजित होता है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन सही उत्तर जो होगा इसका क्या हो जाएगा, पाठ का पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए। प्रस्तावना किए इसीलिए जाता है कि बालकों का प्रीवियस नॉलेज कितना है, बालक इस विषय के बारे में पहले से कितना जानते हैं, इसीलिए क्या किया जाता है, प्रस्तावना किया जाता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा दोस्तों, आपका बी वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन को स्थान प्रदान करने का प्रमुख कारण है। ये कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में, कौन से पाठ्यक्रम में दोस्तों, प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन को स्थान प्रदान करने का प्रमुख कारण है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को स्थान क्यों दिया गया, इसके पीछे क्या कारण है। तो ये कह रहा है छात्र को सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान देना, छात्र को अपने भौतिक वातावरण को समझता है, छात्र के सामाजिक आदर्शों का विकास होता है, छात्र को दैनिक जीवन की ठोस परिस्थितियों का ज्ञान कराना। दोस्तों ये कह रहा है कि क्यों जोड़ा गया, प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन को स्थान देने के पीछे क्या कारण है। देखो छात्रों को दैनिक जीवन की ठोस परिस्थितियों का ज्ञान कराना, ये भी हो सकता है। छात्र के सामाजिक आदर्शों का विकास करना, ये भी हो सकता है। छात्र अपने भौतिक वातावरण को समझता है, ये भी हो सकता है। छात्र को सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान देना। अब ऐसे में ऑप्शन काटने पड़ेंगे दोस्तों। ठोस परिस्थिति का ज्ञान नहीं है दोस्तों, क्योंकि पर्यावरण स्तर पर जो प्राथमिक स्तर पर जो अध्ययन कराया जाएगा सरल स्थिति के लिए कराया जाएगा, इसको काटो। ये कह रहा है छात्र में सामाजिक आदर्शों का विकास होता है, बिल्कुल होता है, ये थोड़ा बहुत सही हो सकता है। अब छात्र अपने भौतिक वातावरण को समझता है, पर्यावरण के अंदर भौतिक वातावरण ही नहीं आता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये इतना सही नहीं हो सकता। दो बच्चे, छात्र में सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान देना या छात्र को सामाजिक आदर्शों का विकास करना। तो पर्यावरण जो जोड़ा गया ना दोस्तों, पर्यावरण का ज्ञान देने के लिए जोड़ा गया। तो छात्रों को सामाजिक और पर्यावरण का ज्ञान देना, इसीलिए प्राथमिक स्तर पर क्या जोड़ा गया है, आपका पर्यावरण जोड़ा गया है। यहां पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लीजिए, मॉन्टेसरी पद्धति का प्रमुख सिद्धांत है बालक का मानसिक विकास करना, बालक का शारीरिक विकास करना, बालक का आंतरिक विकास करना या बालक का सामाजिक विकास करना। दोस्तों मॉन्टेसरी विधि जो है ना, उसके अंतर्गत ये कह रहा है कि बालक में किसका विकास करना। तो सामाजिक विकास इसका उत्तर नहीं हो सकता और शारीरिक विकास भी नहीं हो सकता। अब दोस्तों दो चीजें बची है, आंतरिक विकास और मानसिक विकास। ये दोनों मिलती जुलती हैं दोस्तों। मानसिक विकास और आंतरिक विकास दोनों क्या है दोस्तों, मिलती जुलती है। तो मानसिक विकास से भी ज्यादा भारी जो चीज है वो क्या है, आपका आंतरिक विकास भारी माना जाता है। मानसिक विकास से भी अधिक कौन सा, आंतरिक विकास है ना, जहां बालक खुद स्मरण चिंतन करते हुए जो विकास होता है। आंतरिक विकास का एक भाग है मानसिक विकास। तो ये व्यापक रूप है, ये इसका संकीर्ण रूप है। यहां पे जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सी वाला जो उत्तर होगा बिल्कुल सही हो जाएगा कि बालक का आंतरिक विकास करना मॉन्टेसरी पद्धति का प्रमुख सिद्धांत है दोस्तों। तो आंतरिक विकास करना। ये लीजिए, पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। इनमें से कौन से तत्व हैं जो पाठ्यचर्या को प्रभावित करते हैं। पाठ्यचर्या का जो आप निर्माण कर रहे हो, पाठ्यचर्या जो आप विद्यालय में बालकों को पढ़ाने के लिए बना रहे हो, तो इनमें से कौन सा तत्व उसको क्या करेगा, प्रभावित कर सकता है दोस्तों। परंपराएं,
जनमत, समाज की आवश्यकताएं या उपयुक्त सभी। देखिए पाठ्यचर्या में परंपराएं भी कहीं न कहीं पाठ्यचर्या को प्रभावित करती हैं। कोई नवीन चीज जोड़ना चाहते हैं लेकिन परंपराएं वहां बीच में आ जाती हैं तो पाठ्यचर्या में ये भी प्रभावित करेगी। जनमत, लोगों का मत जो लिया जाता है वो भी इसको प्रभावित करता है। समाज की आवश्यकताएं ये तो 100% करती हैं। तो ये तीनों की तीनों चीजें पाठ्यचर्या को क्या करती है दोस्तों, प्रभावित करती हैं। यहां पे जो सही उत्तर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, आपका डी वाला जो उत्तर होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ये लीजिए अगला प्रश्न, सामाजिक पर्यावरण अध्ययन सामाजिक विज्ञानों का शिक्षा के दृष्टिकोण से किया गया सरलीकृत रूप है, यह परिभाषा दी है। एक प्रकार की यह परिभाषा लिखी हुई है और आपसे यह पूछ रहा है कि यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है दोस्तों। सामाजिक पर्यावरण अध्ययन सामाजिक विज्ञानों का शिक्षा के दृष्टिकोण से किया गया सरलीकृत रूप है। यह कहने का मतलब यह कह रहा है कि सामाजिक पर्यावरण अध्ययन जो है ना, एक तरीके से क्या है, सामाजिक विज्ञानों का पर्यावरण अध्ययन की बात कर रहा है। यह कह रहा है कि सामाजिक विज्ञानों का शिक्षा की दृष्टि से किया गया सरलीकृत रूप है, यानी कि सामाजिक विज्ञान का सरल रूप सामाजिक पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री के द्वारा दी गई है, अमेरिकन राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान आयोग के द्वारा, E.B. वेस्लेक के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, या मुफात ने। तो दोस्तों मैं आपको ये तो थॉट वाला प्रश्न है तो मुझे बताना पड़ेगा कि सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों E.B. वेस्लेक के द्वारा। यह जो दी गई है परिभाषा किसके द्वारा दी गई है दोस्तों, E.B. वेस्लेक के द्वारा दी गई है। ACD इसका आंसर नहीं होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका बी जो होगा, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। यह परिभाषा दी गई है आपके E.B. वेस्ले महोदय के द्वारा दी गई है। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल की विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न है। एक अध्यापक ने एक प्रश्न दिया, उस प्रश्न किस प्रकार का था, प्रश्न इस प्रकार का था कि अकबर के शासनकाल की विशेषताएं बताइए। अकबर का शासनकाल कैसा रहा, इसकी विशेषता बताइए। तो ये कह रहा है कि निबंधात्मक प्रश्न है या लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों किताबों में इसका आंसर दे रखा है इनमें से कोई नहीं, लेकिन नहीं होगा दोस्तों। अकबर के शासनकाल की विशेषताएं बताइए। अब देखो अकबर के शासनकाल की क्या क्या विशेषताएं रही है, इसका उत्तर आप कैसे दोगे। वस्तुनिष्ठ में तो 100% नहीं आएगा, लघु उत्तर में भी नहीं आ सकता। तो लघु उत्तर में क्या है, 5 से 7 लाइन का पेपर, विशेषताएं 5 से 7 लाइन में कभी भी पूरी नहीं हो सकती। इसके लिए निबंधात्मक प्रश्न ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अकबर का शासनकाल बहुत लंबे समय तक रहा है तो उसकी बहुत सारी विशेषताएं रही होगी। तो अकबर के शासनकाल की विशेषताएं बताइए, यह प्रश्न किस प्रकार का है, तो यह प्रश्न निबंधात्मक प्रकार का है दोस्तों, लघुत्तरात्मक प्रकार का भी नहीं हो सकता। यहां पे जो आंसर सही होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ए वाला। लेकिन किताबों में इसको सही क्या बता रखा है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन कोई नहीं दोस्तों, प्रश्न तो है, इनमें से नहीं तो कौन सा अति लघुत्तरात्मक होगा क्या, नहीं हो सकता है, प्रश्न तो है। तो अकबर के शासनकाल की विशेषताएं बताइए, तो इसमें से क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाए। दोस्तों इन्होंने किस आधार पर इनमें से कोई नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने ये मान लिया कि यहाँ प्रश्न लिखा होगा कि अकबर के शासनकाल की विशेषताएं बताइए। बताइए मतलब बोल करके बताएगा बालक, इनको ऐसे लगा कि ये एक प्रकार का मौखिक प्रश्न है दोस्तों, लेकिन इसको आप ध्यान से पढ़ो, ये मौखिक नहीं है, ये एक प्रकार का लिखित प्रश्न ही है। अकबर के शासनकाल की विशेषताएं बताइए, यहाँ लिखिए, दोनों एक ही बात है। बताइए जैसे शब्द लिखित परीक्षा में नहीं आते थे क्या, 100% आते थे, आपने दी होगी परीक्षाएं, उसमें भी ऐसे शब्दों का प्रयोग होता था, इसलिए उन्होंने इनमें से कोई नहीं कर दिया। उनको लगा कि इसमें तो मौखिक वाला प्रश्न है, नहीं है दोस्तों, लिखित वाला प्रश्न है, और उसमें से भी कौन सा है, आपका निबंधात्मक प्रश्न है, और ए जो होगा बिल्कुल इसका उत्तर सही होगा। महापुरुषों का जीवन महापुरुषों का जीवन चरित्र छात्रों में जिस गुण का विकास करता है, यह कह रहा है कि महापुरुषों का जीवन चरित्र छात्रों में जिस गुण का विकास करता है। आप कक्षा के अंदर या विद्यालय के अंदर महापुरुषों के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ाते हो कि इस महापुरुष का जीवन कैसा रहा, इस महापुरुष का जीवन कैसा रहा, इसका आप अध्ययन करवा रहे हो। इसका अध्ययन करवाने से बालकों में किस गुण का विकास होता है, सुनागरिकता की भावना का विकास होता है, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है, राष्ट्र प्रेम के गुणों का विकास होता है, या अधिकारों की भावना के गुणों का विकास होता है। दोस्तों महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ाने से सुनागरिकता का विकास, भावना का विकास होता है, ये तो बिल्कुल सही है कि अच्छे नागरिक होने की जिम्मेदारी का, ये भी सही होगा। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है, यह भी सही है। राष्ट्र प्रेम के गुणों का विकास होता है, यह भी सही है। अधिकारों की भावना के गुणों का विकास होता है, यह भी सही है। जब चारों सही है तो फिर सही किसको निकालें, तो ये कह रहा है छात्रों में जिस गुण का विकास करता है। भाई इसमें से अब मेन गुण का विकास किसका करेगा दोस्तों, अधिकारों की भावना के गुणों का विकास करेगा कि आपका अधिकार क्या है समाज में, इसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, इस भावना का विकास करेगा, नहीं करेगा। अब
जीवनी किसकी पढ़ा रहे हो? महापुरुषों की पढ़ा रहे हो। राष्ट्र प्रेम के गुणों का विकास करेगा, हाँ भाई राष्ट्र के प्रति प्रेम का विकास करेगा, लेकिन महापुरुष तो दूसरों में भी हो सकते हैं। जैसे आप विदेशों के पढ़ते हो, वो भी एक प्रकार के महान हैं। जैसे जॉन स्पेंसर को पढ़ते हैं अपन, एबीविक को पढ़ते हैं, न्यूसी को पढ़ते हैं, ये कौन से हैं? ये सारे विदेशी महापुरुष हैं। तो वो भी क्या है दोस्तों? उनसे भी तो अपना तो केवल राष्ट्र प्रेम कैसे बढ़ेगा? अंतर्राष्ट्रीय भी तो होगा, ये नहीं दोस्तों। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है, ये थोड़ा बहुत सही हो सकता है, और सुनागरिकता की भावना का विकास होता है, ये दोनों सही है। तो सुनागरिकता से भी ज्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है अपन को? विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है, क्योंकि महापुरुष पूरे विश्व में हुए होते दोस्तों। ये नहीं कह रहा है कि भारत में जन्मे हुए महापुरुष की जीवनी पढ़ाओ, पूरे विश्व की जीवनी पढ़ाओ दोस्तों। अब्राहम लिंकन भी बाहर के थे, वो भी एक प्रकार का महापुरुष था। तो इस तरीके से यदि अपन बात करते दोस्तों, तो यहाँ पे विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हो रहा है दोस्तों। तो सही उत्तर होगा महापुरुष की जीवनी पढ़ाने से वसुदेव कुटुंबकम की भावना का विकास होता है, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? बी वाला जो उत्तर होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही माना जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, विद्यार्थी के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। विद्यार्थी के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसको हम क्या कहेंगे? प्राप्त उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां या मूल्यांकन? तो दोस्तों मूल्यांकन, शिक्षण विधियां या पाठ्यक्रम के द्वारा बालकों के व्यवहार में भले ही परिवर्तन आता हो, लेकिन बालकों का जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे हम कहते हैं प्राप्त उद्देश्य। जिन उद्देश्यों का हमने निर्माण किया था उसकी जो पूर्ति हो गई है वो क्या कहलाएगा आपका? इसका प्राप्त उद्देश्य कहलाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूं कि चाहे विशिष्ट उद्देश्य पूछें, चाहे आपको प्राप्त उद्देश्य पूछें, चाहे आपको प्राप्य उद्देश्य पूछें, चाहे आपको शिक्षण उद्देश्य पूछें, ये चारों के चारों बात एक ही होती दोस्तों। इनके द्वारा ही बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा आपका? ए वाला जो उत्तर होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, प्राप्य उद्देश्य पूछ ले आपको, शिक्षण उद्देश्य पूछ ले आपको, है ना, विशिष्ट उद्देश्य पूछ ले आपको, सबका उत्तर एक ही होगा। ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, व्यक्ति तथा समाज के संबंधों को जोड़ने वाला विषय है। दोस्तों ये कह रहा है व्यक्ति तथा समाज के संबंधों को, एक व्यक्ति और सामाजिक संबंधों को आपस में, ऐसा कौन सा विषय है जो दोनों को आपस में जोड़ता है? नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास या सामाजिक? दोस्तों ये सामाजिक के ही भाग हैं, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र। ये कह रहा है कि व्यक्ति तथा समाज के संबंधों को जोड़ने वाला, हालांकि सामाजिक विषय तो ही है, लेकिन ये कह रहा है कि कौन सा विषय है? तो सामाजिक से भी ज्यादा देखो इतिहास और भूगोल तो नहीं हो सकता। ये कह रहा है व्यक्ति तथा समाज के संबंध, एक व्यक्तिगत संबंध और एक समाज के संबंध आपस में कौन जोड़ता है? तो सामाजिक विषय भी जोड़ता है, लेकिन सही उत्तर जो होगा इसका क्या हो जाएगा? नागरिक शास्त्र हो जाएगा दोस्तों। नागरिक शास्त्र के अंदर ही व्यक्ति का समाज में बताया जाता है कि एक व्यक्ति की समाज में क्या वैल्यू है, एक व्यक्ति की समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, एक व्यक्ति का समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है, इसका एहसास हमें जो विषय करवाता है वो कौन सा करवाता है? आपका नागरिक शास्त्र करवाता है दोस्तों। तो यहां पे जो प्रश्न पूछा गया है कि व्यक्ति तथा समाज के संबंधों को जोड़ने वाला विषय है, तो वो जोड़ने वाला विषय कौन सा हो जाएगा? आपका नागरिक शास्त्र हो जाएगा दोस्तों। यहां पे जिस ऑप्शन को अपन सही करेंगे वो क्या कर देंगे? ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस विधि में शिक्षक व शिक्षार्थी वस्तुओं का साथ साथ देखते हैं वह विधि है। ये कह रहा है भाई इसमें से ऐसी कौन सी विधि है जिसमें स्टूडेंट और टीचर, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों लोग मिलकर के एक वस्तु को एक ही साथ में देखते हैं, साथ साथ देखते हैं? योजना विधि, समस्या विधि, भ्रमण विधि या कहानी विधि? दोस्तों कहानी विधि में वस्तु नहीं आती है, तो इसमें तो कोई एक साथ देखने की बात ही नहीं हो रही है। समस्या विधि को पहले ही काट दो। ये तो ये कह रहा है कि भाई ऐसी कौन सी विधि है जिसमें किसी एक वस्तु को उस बालक भी उसी समय देखेगा जब अध्यापक देख रहा होगा, दोनों एक एक साथ में कार्य करते हैं। अब आती है योजना विधि और भ्रमण विधि, दो ऑप्शन अपने पास में बचते हैं। अब योजना परियोजना विधि की अपन बात करें दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि की यदि अपन बात करें तो योजना विधि में अध्यापक और बालक दोनों वस्तुओं को एक साथ नहीं देख सकते, क्योंकि योजना विधि में बालक घर जाकर के कार्य करता है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन काटने के हिसाब से देखें तो सही उत्तर क्या निकल रहा है अपना? भ्रमण विधि। भ्रमण विधि एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अध्यापक और बालक किसी भी एक चीज को एक साथ देख करके एक साथ निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो यहां पे जो सही उत्तर निकलेगा आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों? सी वाला जो उत्तर होगा बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा? यहां पे सही हो जाएगा। ये लीजिए, जिस विधि में कक्षा दो दलों में विभक्त होकर वाद विवाद में उलझ जाती है वह विधि है। तो ये कह रहा है कि भाई
एक कोई विधि है, उस विधि में क्या होता है कि कक्षा दो दलों में विभक्त हो जाती है, दो पार्ट में अलग अलग कक्षा को बांट दिया जाता है, विभक्त होकर वाद विवाद में उलझ जाती है, किसी एक बात के ऊपर वाद विवाद में उलझ जाती है कि नहीं ये सही है कि ये सही है, ये सही है या ये सही है। ये कब होता है, आप इसमें से किस विधि का प्रयोग करोगे तब ये होगा। तो ये कह रहा है वार्तालाप विधि, खेल विधि, कहानी विधि या अवलोकन विधि। तो अवलोकन, कहानी और खेल विधि की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही दोस्तों, क्योंकि वाद विवाद कर रहे तो कहीं की चर्चा, कोई ना कोई टॉपिक उलझ गया है। ये तब संभव है जब वार्तालाप विधि का प्रयोग हो रहा हो, जब कोई ना कोई बालक के बीच में बात चल रही होगी, बात चलते चलते ऐसा ग्रुप होगा कि दो ग्रुप में लोग बट गए होंगे और उस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने लगे होंगे। तो दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होकर के किसी टॉपिक के ऊपर यदि वाद विवाद चल रहा है तो वो वार्तालाप विधि का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा भाई, ए वाला उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लीजिए अगला प्रश्न, वार्तालाप विधि का प्रमुख दोष है। वार्तालाप विधि का प्रमुख दोष है छात्र रुचि नहीं लेते, छात्रों का विकास नहीं होता, समय अधिक नष्ट होता है या बड़ी कक्षा हेतु उपयोगी। ये कह रहा है वार्तालाप जो विधि है इसका प्रमुख दोष क्या है, क्या पूछा है इसने, प्रमुख दोष क्या है। तो दोस्तों बड़ी कक्षा हेतु उपयुक्त है, बिल्कुल ये तो गुण है, बड़ी कक्षाओं के लिए वार्तालाप विधि अच्छी है। छात्रों का विकास नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई, छात्रों का विकास होता है ये भी नहीं होगा। छात्र रुचि नहीं लेते, वार्तालाप विधि में तो सब रुचि लेते, बात करना किसको पसंद नहीं, कक्षा के अंदर बातचीत करना सबको अच्छा लगता है। तीनों ऑप्शन कट जाते हैं तो समय सही उत्तर क्या निकलता है, समय अधिक नष्ट होता है। वार्तालाप विधि का सबसे बड़ा दोष यही है कि इसमें टाइम जो है ना वो क्या लगता है दोस्तों, ज्यादा लगता है, तो समय अधिक नष्ट होता है। यहाँ पे भी जो सही उत्तर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, आपका सी वाला जो होगा बिल्कुल क्या हो गया दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा। ये लीजिए आपकी अगली विधि, परिवीक्षित अध्ययन विधि को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, चाहे आप इसको परिवीक्षित विधि कह दो, कौन सी विधि कह दो दोस्तों, परिवीक्षित विधि कह दो, चाहे इसको आप पर्यवेक्षण विधि कह दो, पर्यवेक्षण विधि कह दो, और चाहे इसको आप निरीक्षित विधि कह दो, निरीक्षित विधि, चाहे इसको आप निर्देशित विधि कह दो, निर्देशित विधि, ये सारे नाम एक ही विधि के हैं। तो ये कह रहा है आपको कि परिवीक्षित अध्ययन विधि को और किस नाम से जाना जाता है। तो परिवीक्षित विधि, पर्यवेक्षण विधि, निरीक्षण विधि, निरीक्षित विधि, निर्देशित विधि, ये सब एक ही विधि के नाम है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर निकल जाएगा, देखो ए नंबर पे देखिए दे रखा है निरीक्षित अध्ययन विधि, क्योंकि इसके अंदर बालक निर्देश दिया जाता है और निर्देश के द्वारा परिवेक्षण विधि निर्देश के आधार पर चलती है और इसी के आधार पर जो है ना बालक निरीक्षित करते हुए सीखते हैं। तो निरीक्षित अध्ययन विधि, क्योंकि अध्यापक इसमें केवल निरीक्षण करता है इसीलिए इसको निरीक्षित अध्ययन विधि भी कहते हैं। ये जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, परिवीक्षित अध्ययन विधि से तात्पर्य है। परिवीक्षित अध्ययन विधि से क्या तात्पर्य है भाई, छात्रों का निरीक्षण करना, अध्यापक द्वारा निरीक्षण करना, शिक्षक का मार्गदर्शन करना या उपयुक्त सभी। तो मैंने परिवीक्षित या पर्यवेक्षण अध्ययन विधि के बारे में कई बार आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसमें केवल अध्यापक बालकों को निर्देश देता है, एक फिर बालक स्वयं उस कार्य को करते हैं, अध्यापक उसका निरीक्षण भी करता है और साथ साथ में समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी करता है। तो ये कह रहा भाई छात्रों का निरीक्षण करना, बिल्कुल परिवीक्षित विधि में छात्रों का निरीक्षण किया जाता है। अध्यापक द्वारा निरीक्षण करना, बिल्कुल अध्यापक के द्वारा ही निरीक्षण किया जाता है, यह भी सही है। शिक्षक का मार्गदर्शन करना, हाँ इसमें केवल शिक्षक क्या करता है, बालकों का मार्गदर्शन करता है, पहले निर्देश देता है, बालक जैसे ही क्रिया करने लगते हैं तो अध्यापक केवल क्या करता है, उसका मार्गदर्शन करने लगता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि ये तीनों की तीनों बातें क्या है दोस्तों, यहाँ पे सही है। ये लीजिए आपकी अगला प्रश्न, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि को कहा जाता है। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि ये नवीन विधि है दोस्तों, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि, इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो ये कह रहा है सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि को क्या कहा जाता है भाई, सामाजिक विधि, सामाजिक विचार विमर्श विधि, शिक्षण का मार्गदर्शन विधि या उपयुक्त सभी। दोस्तों सामाजिकृत अभिव्यक्ति, आपको सामाजिकृत अभिव्यक्ति का मतलब हो गया कि जो आपको समाज में अभिव्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए उत्तेजित करे, उस विधि को हम क्या कहेंगे, सामाजिकृत अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, बोलना। या ऑप्शन में देखिए विचार विमर्श विधि, विचार विमर्श का भी मतलब क्या होता है, बोलना। तो समाज में विचार विमर्श करने को ही हम क्या कहेंगे, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि कहेंगे। तो सामाजिक अभिव्यक्ति विधि को और क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सामाजिक विचार विमर्श विधि। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका बी वाला जो उत्तर होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। शिक्षक के निर्देशन में अध्ययन कराई जाने वाली विधि है। ये कह रहा है शिक्षक के निर्देशन में,
किस विधि को शिक्षक के निर्देशन में कराया जाता है? मैंने अभी आपको बताया था, कहानी विधि, भ्रमण विधि या परीक्षित या अध्ययन विधि। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि पर्यवेक्षण विधि, जिसको हम परीक्षित अध्ययन विधि भी कहते हैं, जिसको हम निरीक्षित अध्ययन विधि भी कहते हैं, जिसको हम निर्देशित अध्ययन विधि भी कहते हैं, इसके अंतर्गत अध्यापक केवल बालकों को निर्देश देता है और निर्देश के माध्यम से अध्ययन कराया जाता है। यही पूछ रहा है भी शिक्षक निर्देशन के अध्ययन में कराई जाने वाली विधि कौन सी है? बिल्कुल सिंपल सा उत्तर है आपका सी वाला, परीक्षित अध्ययन विधि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके सही हो जाएगा। ये लीजिए अगला प्रश्न, परिकल्पना का सही क्रम है। किसी भी चीज की यदि आप परिकल्पना का निर्माण करते हो तो उसका सही क्रम क्या होगा दोस्तों? परिकल्पना को बनाना या निष्कर्ष निकालना, उन्हें बनाना, प्रयोग करना और सामान्यीकरण करना, परिकल्पना को बनाना, उसका प्रयोग करना, निष्कर्ष निकालना और सामान्यीकरण करना, या उपयुक्त सभी। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो सही क्रम है सी वाला है। सबसे पहले परिकल्पना को बनाया जाता है, बनाने के बाद में परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, मतलब प्रयोग। सबसे पहले परिकल्पना का निर्माण करना, देखो इसके सोपान है ये। सबसे पहले क्या हो जाएगा? परिकल्पना का निर्माण हो जाएगा। निर्माण के बाद में परिकल्पना का क्या करोगे? आप प्रयोग करोगे। प्रयोग के करने के बाद में आप एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचोगे और निष्कर्ष के बाद में उसका क्या कर दोगे? सामान्यीकरण कर दोगे। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा? सी वाला उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसने पूछा है कि परिकल्पना का सही क्रम क्या है? पहले परिकल्पना को बनाया जाता है, फिर प्रयोग किया जाता है, फिर उसका निष्कर्ष निकाल करके अंत में एक सामान्यीकरण उसका कर दिया जाता है। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका सी वाला उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लीजिए आपका प्रश्न, ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ग्राफ जो बनाया जाता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है भाई? गुणात्मक आंकड़ों के मापन के लिए, संख्यात्मक आंकड़ों के मापन के लिए, विचारात्मक अध्ययन के लिए, या उपयुक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे जो ग्राफ का जो प्रयोग किया जाता है ना दोस्तों, वो गुणात्मक आंकड़ों के मापन के लिए नहीं दोस्तों, संख्यात्मक आंकड़ों के मापन के लिए किया जाता है। देखिए ग्राफ आपको ना भी, कोरोना गई बार मार्च में इतना चल रहा था, मार्च में प्रतिदिन इतने आ रहे थे, इस मार्च में इतने, इस अप्रैल में इतने आए, उस जून में इतने आ रहे थे, इस जून में इतने आए। ये क्या है? संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर ग्राफ तैयार किया जाता है। तो बी वाला उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे वो वाला सही नहीं होगा, है ना। गुणात्मक आंकड़ों का मापन के लिए नहीं दोस्तों, संख्यात्मक आंकड़ों के मापन के लिए ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, पर्यावरण विषय के किसी प्रकरण को कि दैनिक पाठ योजना के निरूपण में सर्वप्रथम विशेष ध्यान देने योग्य जो पक्ष हैं वह हैं। ये कह रहा है कि पर्यावरण विषय का या पाठ योजना बना रहे हो, पाठ योजना बनाते वक्त सबसे पहले किस बिंदु के ऊपर आप ध्यान दोगे भाई? अध्यापन बिंदु, अध्यापन बिंदु, अध्यापन विधा, अध्यापन विधि, या अध्यापन उद्देश्य। तो आपको सबसे पहले पता है कि पाठ योजना जो बनाई जाती है सबसे पहले किसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है? आपको अध्यापन के उद्देश्य के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। बिंदु, विधा, विधि सब अपनी जगह पर सही है। सर्वाधिक जो ध्यान देंगे अपन किसके ऊपर देंगे? डी। ये पर्यावरण अध्ययन की जगह कोई भी विषय आ जाए, सबका पाठ योजना बना रहे हो तो सबसे पहला बिंदु जो आपको ध्यान देने योग्य है वो कौन सा है? उद्देश्य का निर्माण। डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। दैनिक पाठ योजना निर्माण में सर्वप्रथम विचारणीय बिंदु है। अब ये कह रहा है कि पहले पाठ योजना की बात की, अब कह रहा है कि दैनिक पाठ योजना में सर्वप्रथम विचारणीय बिंदु है। ये कह रहा है कि शिक्षण बिंदुओं का चयन, पाठ्य की प्रस्तावना, पठन की विधियां या पाठ्य बिंदु। अब दोस्तों दैनिक पाठ योजना को अगर आपको बनाना है ना तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा शिक्षण बिंदुओं का चयन, कि किन किन बिंदु, क्योंकि शिक्षण बिंदुओं के आधार पर आपका टॉपिक प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे दैनिक पाठ योजना में निर्माण का सर्वप्रथम जो विचारणीय बिंदु है, सबसे पहले जो विचार किया जाता है वो किसके ऊपर किया जाता है? शिक्षण बिंदुओं के चयन के ऊपर किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, बालकों को अभिव्यक्ति का अवसर अधिक मिलता है। बालकों को किसमें अभिव्यक्ति का अवसर अधिक मिलता है भाई? कहानी विधि, वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, या नाटकीकरण विधि। दोस्तों ध्यान रखना, वाद विवाद विधि के ऊपर मत जाना। वाद विवाद विधि के ऊपर अभिव्यक्ति का अवसर अधिक मिलता है, लेकिन नाटकीकरण विधि में सबसे ज्यादा मिलता है दोस्तों, क्योंकि नाटकीय अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं होता बोलना, भावों की अभिव्यक्ति भी होती है, बोलने की अभिव्यक्ति भी होती है, तो भावों क्रिया की अभिव्यक्ति भी होती है, तो सारी अभिव्यक्ति। यहाँ पे अगर बोलने की अभिव्यक्ति की बात करता तो वाद विवाद सही हो जाता, इसने केवल अभिव्यक्ति पूछा है। बालकों को अभिव्यक्ति का अवसर, बोलने की अभिव्यक्ति पूछता तब आपका उत्तर क्या हो जाता? वाद विवाद। अभिव्यक्ति बहुत सारी तरह की होती है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा आपका? नाटकीकरण विधि। नाटकीकरण विधि के अंदर बोलने की अभिव्यक्ति का भी विकास होता है, भावात्मक अभिव्यक्ति का भी विकास होता है, क्रियात्मक अभिव्यक्ति का भी विकास होता है। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, विद्यार्थियों की विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान जानने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? यदि एक बालक से आपको विषय वस्तु के संबंध में
विषय वस्तु के संबंध में कितना ज्ञान है, उसके बारे में यदि आपको प्रश्न पूछना है तो किस प्रकार के पूछोगे, ज्ञानात्मक आधार पर, अवबोध के आधार पर, ज्ञानोपयोग या रुचि के आधार पर। तो दोस्तों ज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछने ना तो ज्ञान के आधार पर ही पूछोगे, सिंपल सी बात है, इसमें कोई समझने जैसी बात नहीं है। ए वाला उत्तर बिल्कुल यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये लीजिए अगला प्रश्न, शिक्षण के दौरान बालकों के व्यवहार को आयोजित करने में सर्वाधिक भूमिका निभाता है। मैंने पहले ही कहा कि बालकों के व्यवहार को आयोजित एवं नियंत्रित करने के लिए प्रस्तावना मुख्य भूमिका निभाती है, क्योंकि बालक उसके अंदर पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं, बालक के अंदर पढ़ने की रुचि हो जाती है। तो प्रस्तावना बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा कि बालकों के व्यवहार को आयोजित करने में सर्वाधिक भूमिका यदि पाठ्य योजना में कोई निभाता है तो कौन निभाता है, आपका प्रस्तावना निभाता है दोस्तों। क्योंकि प्रस्तावना के प्रश्न पूर्व ज्ञान के आधार पर होते हैं और पूर्व ज्ञान के प्रश्न पूछते तो बालक के अंदर नवीन ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका बी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रस्तावना के संबंध में असत्य कथन है, इसमें से कौन सा कथन प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है, प्रस्तावना बालक का निरुत्तर होना आवश्यक नहीं है, प्रस्तावना बिना प्रश्न के भी की जा सकती है, उपयुक्त सभी। देखिए असत्य कथन है, प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है, ये बिल्कुल सही कथन है। ये कह रहा है प्रस्तावना में बालक का निरुत्तर होना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल कोई आवश्यक नहीं है, बालक निरुत्तर हो या ना हो, आप प्रस्तावना के बाद में प्रस्तुतिकरण कर सकते हो, ये भी सही है। प्रस्तावना बिना प्रश्न के भी की जा सकती है, नहीं की जा सकती, ये असत्य कथन है दोस्तों। प्रस्तावना में एक प्रश्न भी होना चाहिए, यदि आप कहानी कथन सुना करके या कविता सुना करके भी प्रस्तावना कर रहे हो ना, फिर भी आपको एक प्रश्न पूछना अनिवार्य है। सी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विद्यालय में वन महोत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य है। एक विद्यालय के अंदर वन महोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है, विद्यालय में वन महोत्सव मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है भाई, वनों से होने वाली आय बढ़ाना, इसका कोई रोल नहीं होता है विद्यालय में। वनों की सुरक्षा में जन भागीदारी का विकसित करना, यह हो सकता है। वनों के लाभ से जनता को परिचित करना, जनता की बात नहीं दोस्तों, विद्यालय में हो रहा है। वनों को नष्ट होने से बचाना, इसके लिए क्रिया नहीं, वन महोत्सव मनाया जा रहा है। तो सही उत्तर जो होगा यहाँ पे बी वाला हो जाएगा दोस्तों, वनों की सुरक्षा में जन भागीदारी विकसित करना, बालकों को यह समझाना कि किस प्रकार से आप एक वनों की सुरक्षा कर सकते हो, किस प्रकार कि आप वनोन्मूलन में अपनी भागीदारी निभा सकते हो। बी वाला जो उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में अभी तक कितनी बार शिक्षा नीति में परिवर्तन किया जा चुका है, 2 बार, 3 बार, 5 बार या 6 बार। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 3 बार परिवर्तन किया जा चुका है ना। एक बार 64-66 के आसपास में हुआ था, मैं बता दूंगा आपको कब कब हुआ था। एक 1986 में हुआ था, उसके बाद में भी 2020 में हुआ है। तो 3 परिवर्तन अभी तक किया जाए। इसके बारे में अपन जब एनसीए पढ़ेंगे, जब शिक्षा के अधिकार पढ़ेंगे तो मैं डिटेल से बताऊंगा। अभी आपको इतना सा याद रखना है, 3 बार। निम्न में से अपूर्ण विधि किसे कहा जाता है, यह प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से किस विधि को अपूर्ण विधि कहा जाता है, आगमन विधि, निगमन विधि या व्याख्या विधि या कहानी विधि। दोस्तों अपूर्ण विधि आगमन विधि को कहा जाता है, क्योंकि आगमन विधि में जब तक निगमन विधि का समावेश नहीं होता तब तक वो पूर्ण नहीं होती। क्योंकि आप बालकों को उदाहरण देते हो, उदाहरण के बाद में बालक नियम का निर्धारण करते हैं, नियम का निर्धारण करने के बाद में फिर उसका प्रयोग करते हैं। मतलब अब नियम बन गया, अब नियम के आधार पर उदाहरणों को हल कर रहे हैं। तो अब यहाँ इसमें कौन सी विधि आ गई, आपकी निगमन विधि आ गई। इसलिए आगमन विधि को अपूर्ण विधि कहा जाता है कि जब तक इसके अंदर निगमन विधि का प्रभाव नहीं पड़ता तब तक यह विधि पूर्ण नहीं होती। ये आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये रहा आज की क्लास का आपका अंतिम प्रश्न। क्या कह रहा है कि आगमन निगमन विधि है, आगमन निगमन विधि है एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी या एक समान। दोस्तों एक समान भी नहीं है, प्रतिद्वंदी भी नहीं है, विपरीत भी नहीं है। यह विधि एक दूसरे की पूरक विधि कहलाती है दोस्तों, जो एक दूसरे के साथ में समानता भी रखती है और थोड़ी थोड़ी बहुत विपरीत भी है। तो एक दूसरों की पूरक विधि कहलाएगी। बी जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये था अपन ने 1950 प्रश्नों का सफर दोस्तों आज क्या कर दिया है, यहाँ पे तय कर दिया है। तो मैंने कहा ना 2100 प्रश्न तो मैं आपको जैसे तैसे ही करवा करके कराऊंगा, चाहे कितने भी लॉकडाउन लग जाए, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, 2100 प्रश्न तो मैं आपको करवा करके रहूंगा। उसके बाद की बाद में सोचेंगे कि क्या थोड़ी क्लासेस की क्या प्लानिंग बनती है। जैसे जैसे प्लानिंग बनेगी, जैसे जैसे वीडियोस मिलेंगे वैसे वैसे आपको अपलोड करोगे, आपका करवाऊंगा। लेकिन मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि आपकी मिल जाएंगे। वैसे भी पता है भी कोरोना महामारी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो आप लोग भी सुरक्षित रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें। बाहर आया जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके परिवार के लिए और आपके लिए घातक साबित हो सकती है। दोस्तों मिलते हैं अगली बार ऐसे ही 50 प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए भाई राधे राधे।